टेस्ट टेस्टिंग कर रहे हैं। टेस्ट मींस टेस्टिंग। क्या है नहीं, बहुत फीका हो गया यार। क्या कर रहा है? तेरे रोज ही कहानी। अरे बात तो कर दे। ठीक है बस, चला दे तू, आते रहेंगे जाते रहेंगे, आना जाना लगा रहेगा, हमको दिक्कत नहीं। लो अब शांत हो जाओ भाई। अब मुंह नहीं चलाना, हाथ चलाने का टाइम आ गया। मुंह थके होगा ना इतनी देर से, कचर कचर करते करते। चलो तो अपन क्या पढ़ रहे थे, पोजिशनिंग पढ़ रहे थे। पढ़ के आई गए तुम पोजीशन तो। ले बेटा बता, खंबे के पास। हम्म बताओ। नहीं, पिलर के पास, हाँ हाँ। हाँ बताइए। सेमी फॉलोर पोजीशन में बेड का एंगल क्या होगा? सोच लो। अच्छा, सही बोल रहा है ये। लेस देन 45। रेंज भी तो होगी बेटा कुछ। बैठ जाओ। लो फॉलोर पोजीशन 15 to 30 डिग्री, सेमी फॉलोर 30 से 45, फॉलोर 45 से 60, हाई फॉलोर 80 से 90 डिग्री। चलो तो उड़ान भरना है तो चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। खुद से क्या लड़ोगे, लड़ोगे क्या? दूसरों से लड़ोगे ना। अरे खुद से लड़ने का मतलब यही है, मन को समझाना है, मन से लड़ना है, मन को समझाना है। मन बहुत चंचल है ना, कि फेंक दे किताब, क्या कर रहे हैं, बात तो कर लेगा। ओए ओए बालिका, क्या कंफ्यूजन है तुम दोनों को? जब से तुम दोनों में आया तब से मैं देखा, कभी तो आपस में चौंस लड़ा रहे हो, कभी पीछे घूम रहे हो, क्या चक्कर क्या है? हाँ? क्या? लेमिनेक्टॉमी के बाद फ्लैट पोजीशन देंगे, सुपाइन में लेटा देंगे। हाँ, प्रोन में नहीं, सुपाइन में। कोई भी स्पाइन सर्जरी होगी सुपाइन में लेटेगा, सीधा लेटेगा, बिल्कुल सीधा सट। सुपाइन लेटने से क्या होगा, लेमिना की कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? लेमिना तो निकाल दिया ना, लेमिनेक्टॉमी मींस लेमिना का रिमूवल है। बस निकाल दिया, लेट रहेगा, क्या दिक्कत है? मोड़ना नहीं है, फ्लेक्स नहीं करना है, लॉग रोल करना है 24 आवर्स एटलीस्ट। लॉग रोल का मतलब समझते हो? बिना मोड़े ऐसे ही पलटना है, लुढ़काना है ना, फोल्ड होल्ड कहीं से नहीं करना है। कितने लोग चाहिए लॉग रोल के लिए एटलीस्ट? मिनिमम, मिनिमम 3। मिनिमम 3 चाहिए, आइडियल 4 हो तो और अच्छी बात। 3 आदमी तो चाहिए चाहिए। एक गर्दन पकड़ेगा, 2 बीच से, एक कमर और एक लेग को पलट देगा, बस 3 आदमी चाहिए। दिखाएंगे कि फोटो आएगा। चलो कल के आगे से लिखना शुरू कर लो। पोजीशन यूज एनजी हटा दी गई है, तुमने कल नहीं लिखा, आज मैंने उसको डिलीट कर दिया। ऐसा करना पड़ा ना, क्यों? तुमने लिखा ही नहीं, मैं क्या करूं? अरे आ जाएगा इसी में, चलो। मैंने आगे हेडिंग हटा तो नुकसान तो होगा ना भाई, अगर तुमने नहीं लिखा तो मैंने भी चेंज किया। अरे वो नहीं आएगा, इसी में आएगा। आप प्लान चेंज कर दिया ना थोड़ा, इसलिए। लिख लो, पोजीशन यूज्ड इन वेरियस कंडीशन। अलग अलग प्रोसीजर्स में कौन कौन सी पोजीशंस होंगे, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं इन लाइन से, तो इन लाइन को ध्यान से लाइन से देखो। चलो। अगर थायराइडेक्टोमी हुई है, सेमीपोलर पोजीशन देंगे, स्वेलिंग और एडिमा ऑफ नेक को प्रिवेंट करने के लिए। ड्यूरिंग थायराइडेक्टोमी, तुमको पता है, कल लिख लिया था तुमने, कौन सी पोजीशन देते हैं? हाँ, रोज पोजीशन। शोल्डर के नीचे एक रोल लगाएंगे, जिससे नेक हाइपर एक्सटेंड हो जाएगी। इसके अलावा एनजी ट्यूब इंसर्शन के टाइम पे कौन सी पोजीशन है? हाई फॉलोअर्स विद हेड टिल्टेड फॉरवर्ड रहेगा। फीडिंग के टाइम। एनिमा में लेफ्ट लेटरल और लेफ्ट सिम्स पोजीशन बोल सकते हो। सीओपीडी सिटिंग पोजीशन है, आर्म सपोर्टेड ऑन द पिलो हो सकता है, कार्डियक टेबल पे हो सकता है। तुम ये लिखो, एक आज बहुत कोई कीड़ा कर रहा है, एक बार बात करके आता हूँ। इतना कॉल मुझे आते नहीं, पर ऐसा सीक्रेट था ही नहीं ना, वरना मैं भी छुप के जाता उधर। तो लेंजेक्टोमी में सेमी फॉलोअर टू फॉलोअर पोजीशन दी जा सकती है। ये सब आफ्टर लेंजेक्टोमी है। ड्यूरिंग लेंजेक्टोमी कौन सी पोजीशन है? कौन सी है? अरे कल लिखा है ना तुमने। हाँ, रोज पोजीशन। तो कहीं बोल रहे हो रोज रोज? हम्म राइस ट्यूब इंसर्शन के टाइम, इनिशियल इंसर्शन में, जब तक बैक ऑफ द माउथ राइस ट्यूब पहुंच जाती है, तब तक तो कैसा करना है? हाँ नहीं, नेक का पोजीशन, नेक टिल्ट करना है। हाँ, एक्सटेंशन करना है नेक का। जब वहां तक पहुंच जाए, उसके बाद नेक को फ्लेक्स करना है। फीडिंग के बाद भी एटलीस्ट 1 आवर तक पेशेंट का बेड हेड अप रखना है, एटलीस्ट मिनिमम 30 डिग्री, मिनिमम 30 डिग्री अप रखना होता है। ये राइस ट्यूब फीडिंग तुमने कभी? पक्का? क्या पिलाया था? क्या राजमा? राजमा कैसे पिलाएंगे राइस ट्यूब से? हैं? अफीम पिलाया?
हाँ जूस, ठीक बात है। हाँ दाल का पानी। चलो लिख लिया। याद भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? जैसे याद ही है। थायराइडोक्टोमी लेरेंजेक्टोमी दोनों में ड्यूरिंग प्रोसीजर हमको रोज पोजीशन देना है। आफ्टर प्रोसीजर में आपको सेमी पोलर पोजीशन है। एनजी ट्यूब इंसर्शन में हाई पोलर पोजीशन है। ड्यूरिंग फीडिंग सेमी पोलर पोजीशन है। और फीडिंग के बाद एटलीस्ट 1 आवर तक पेशेंट का हेड एटलीस्ट 30 डिग्री तक रेज करके रखना है, सेमी पोलर दी जा सकती है। सीओपीडी वाला कैसे बैठेगा? सिटिंग पोजीशन में, यानी कि हाई पोलर पोजीशन में बैठेगा। तो क्या लेके बैठ सकता है? कार्डियक टेबल पे लीन लेके ट्रिफॉइड पोजीशन ले सकता है। कौन सी पोजीशन? ट्रिफॉइड पोजीशन बोलते हैं उसको। और एनिमा में देते हैं लेफ्ट लेटरल पोजीशन या लेफ्ट सिम्स पोजीशन बोल सकते हो। अब हो गया था। और देखो, वेरिकोज वेन है किसी को तो लेग एलिवेट रखेंगे। क्या करेंगे? लेग एलिवेट करना है। लीवर बायोप्सी का तुमको कल बताया था। अगर प्रोसीजर सुपाइन पोजीशन में कर रहे हैं तो राइट आर्म रेज्ड एंड एक्सटेंडेड बिहाइंड द हेड होगा। पोस्ट प्रोसीजर राइट साइड में लेटना है स्टेंट करके, ताकि ब्लीडिंग कंट्रोल हो सके। बायोप्सी में जरूरी नहीं सुपाइन हो, सुपाइन के बजाय कौन सी हो सकती है? कौन सी साइड लोगे? हैं? हाँ लेफ्ट लेटरल हो सकती है, सुपाइन की जगह लेफ्ट लेटरल हो सकती है। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में हम रिवर्स टेंडलिंग और पोजीशन देते हैं। इसोफेगस का कंटेंट वापस रीगर्जिटेट ना हो, ग्रेविटी से प्रिवेंट करने के लिए। और रिवर्स टेंडलिंग कैसी होती है? कैसी होती है रिवर्स टेंडलिंग पर पोजीशन? हेड अप एंड फुट लो, हेड अप एंड पैर का हिस्सा नीचे। कहीं भी अगर कोई ग्राफ्ट लगाया हो, स्किन ग्राफ्ट, वीनस ग्राफ्ट, तब उस पार्ट को हमेशा क्या करते हैं? इमोबिलाइज करते हैं। इमोबिलाइज इसलिए रखेंगे, फोल्ड नहीं करना, बेंड नहीं करना, एक्सटेंड और स्ट्रेस नहीं करना, इमोबिलाइज रखेंगे, ताकि जो ग्राफ्ट लगाया है वो वापस डिसलोकेट ना हो, डिसइंटीग्रेट ना हो। इसके कारण हमेशा उस पार्ट को इमोबिलाइज रखना है। हम्म। किसी के दिमाग का स्क्रू इधर पड़ा है, किसका ये? चेक करो। तुम दोनों में से हो सकता है। वो भी बोल रही इसका है। वेरिकोज वेन क्या होता है? एबनॉर्मली डायलेशन ऑफ वेसल्स। क्या कारण हो सकता है? ये रिस्क फैक्टर है। प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। अगर कोई लंबे समय तक खड़े रहने की ड्यूटी करता हो या लंबे समय तक खड़ा रहता हो, तो सारा ग्रेविटी से ब्लड वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाता है, इसके कारण रिस्क में रहता है। तो हमेशा पैरों का भी ख्याल रखना है। मैंने निकाल दी वेसल, सही नहीं होगी नहीं। मैंने पैर वाली वेसल हटा दी, वेरिकोज नहीं हो सकता। हम्म। अलग प्लास्टिक के पाइप लगाए हुए हैं, उसमें कुछ नहीं होगा, उनमें कुछ हो नहीं सकता अब। चलो ठीक है, वेरिकोज वेन में लेग को एलिवेट करना है। लीवर बायोप्सी में सुपाइन पोजीशन दे सकते हो या लेफ्ट लेटरल पोजीशन दे जा सकते हो। हाथ को एक्सटेंड करना है बिहाइंड द हेड। उसके बाद आफ्टर द बायोप्सी कौन सी पोजीशन दे देंगे? राइट लेटरल पोजीशन देंगे। बस बहुत बढ़िया, लिख लिया। कल टेस्ट में ये पोजीशन सारी आएगी, नहीं आएगी ठीक है। कल के टेस्ट में पोजीशन से पहले का सारा आएगा, कंफर्ट डिवाइस तक। पोस्ट ब्रोंकोस्कोपी सेमी पोलर पोजीशन। क्यों देंगे सेमी पोलर पोजीशन? पोस्ट ब्रोंकोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी है क्या? विजुअलाइजेशन ऑफ, हाँ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का विजुअलाइजेशन करेंगे। तो क्या एनेस्थीसिया देते हैं? लोकल एनेस्थेटिक एजेंट का यूज करेंगे। तो लोकल एनेस्थेटिक है, इसका मतलब सेंसेशन लॉस है, पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है, इसलिए हमेशा पोस्ट ब्रोंकोस्कोपी सेमी पोलर पोजीशन देते हैं। क्या देंगे? सेमी पोलर पोजीशन। थोरासिंथेसिस में पोलर पोजीशन दे सकते हो या बेड के एज पे लेटा सकते हो। एम्पुटेटेड लिम्ब को क्या करना होता है हमेशा? एम्पुटेटेड लिम्ब का मतलब है किसी ऑर्गन का, किसी लिम्ब का पार्ट को कट डाउन कर दिया और रिमेनिंग पार्ट के साथ क्या करोगे? तो एलिवेट द फुट एंड टू, क्या होगा? एडिमा और ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमेशा उसको एलिवेट रखेंगे। ये भी बात याद रखने की है। डीवीटी तो हो ही गया। डीप वेन थ्रोम्बोसिस का इनिशियल मैनेजमेंट सबसे बड़ा यही है कि बेड रेस्ट लो और खड़े नहीं रहो और लेग एलिवेट रखो। फेस और नेक का अगर बर्न है तो कौन सी पोजीशन है? कल था ना क्वेश्चन तुम्हारे पास। हेड एंड रेज रखना है, सेमी फॉलो टू फॉलो पोजीशन दी जा सकती है। कैटरेक्ट सर्जरी फॉलो टू सेमी फॉलो टू फॉलो पोजीशन देंगे। एपिस्टेक्सिस नेजल ब्लीड, नोज ब्लीड। एपिस्टेक्सिस का मतलब क्या है? नोज ब्लीड है। नोज ब्लीड में कौन सी पोजीशन देते हैं? हम्म। या वो बचपन वाले याद है तुमको? ऐसा आ गया तो यू कर ले और पीले बोला पीले, सूखना नहीं है खून। हाँ? ऐसा किया तुमने कभी? तो यहाँ कैसी पोजीशन देनी है? नोज को पिंच करके हेड को फॉरवर्ड लीन करना है, हेड को फॉरवर्ड लीन करना है। सिटिंग और अपराइट पोजीशन देंगे विद लीन फॉरवर्ड, हेड लीन फॉरवर्ड। पोजीशन पे एक आध क्वेश्चन तो एग्जाम में पक्का आएगा, तो तुमको ये याद तो करना है। हल्के में न ले पोजीशन को भाई, वरना भारी पड़ सकता है। क्या कारण हो सकता है एपिस्टेक्सिस के? नोज ब्लीड के कारण क्या हो सकता है? हम्म। हाँ, एक तो हाइपरटेंशन हो गया या नाक पे लग गई इंजरी, ट्रॉमा, डायरेक्ट ब्लो टू द नोज। इसके अलावा हम्म हाँ बहुत ज्यादा हीट हो, हीट स्ट्रोक के कारण भी हो सकता है।
सबको पता है, बेसिक देसी रेमेडी। लिख लिया? तो टेस्ट का तो पढ़ ही लिया होगा, याद रात में ही पढ़ोगे ताजा ताजा। हम्म क्योंकि कल तो पढ़ने का टाइम मिलेगा नहीं, सुबह से क्लास है। नए वाले बच्चे पढ़ सकते हैं, नए वाले बच्चों का पहला वेलकम टेस्ट है, अच्छे से पढ़ के आने का है। पुराने वालों से ज्यादा नंबर लाने तुमको, नए वाले बच्चों को बोल रहा हूँ। बोल तो रहे हो, कोई हाँ ना ही नहीं बोल रहे, नए कहाँ गए सब? कोई नया नहीं है क्या? हाँ, पुराने वालों से ज्यादा नंबर आने तुम्हारे कल, पक्का है ना? क्योंकि तुम्हारा सिलेबस तो इतना सही हुआ है, इसलिए तुमको इतना ही पढ़ना है ना। बाकी लोगों के दिमाग में तो और चीजें भी भरी हुई है, तो जगह कम है टेस्ट वाले के लिए। पढ़ लोगे, सबके अच्छे नंबर आएंगे। हो गया, आप लिखे? तो अगर हेमरेजिक है सीवीए तो सेमीपोलर देंगे, और अगर इस्कीमिक है तो फ्लैट पोजीशन देंगे। ये कल तुमने लिख लिया था। क्रेनेटोमी के बाद सेमीपोलर, आईसीबी बड़ी सेमीपोलर, लंबर पक्चर में लेफ्ट लेटरल पोजीशन, सी सेव या फीटल एटीट्यूड पोजीशन बोलते हैं। लेफ्ट लेटरल, सी सेव और फीटल एटीट्यूड पोजीशन। लंबर पंक्चर के बाद फ्लैट सुपाइन फ्लैट पोजीशन रखना है, विदाउट फिलो, कुछ नहीं करना है, एलिवेट नहीं करना है। कॉम्प्लिकेशन हेडेक रहता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में हमको पेशेंट को इमोबिलाइज करना है और सुपाइन रखना है, फ्लैट रखना है और इमोबिलाइज करना है, और साथ में लॉग रोल करना है। अगर पोजीशन चेंज करनी हो तो लॉग रोलिंग करना है, और लॉग रोलिंग का मतलब है पेशेंट के बॉडी पार्ट्स को बिना फ्लेक्स किए, बिना एक्सटेंड किए, कुछ नहीं करना है, तोड़ना मरोड़ना मोड़ना कुछ नहीं है, सीधा सीधा इधर से उधर पलटना है, एकदम सीधा ही रहना चाहिए, उसको लॉग रोलिंग बोलते हैं। टोटल हिप रिप्लेसमेंट में हमको लेग को कैसे रखना है? एबडक्शन। बताओ उस तकिए का नाम जो हिप रिप्लेसमेंट के बाद पैरों के बीच में लगा दिया था कल। यस बेटा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पिलो व्हिच इज यूज्ड आफ्टर हिप रिप्लेसमेंट? रोल नहीं है, रोल नहीं है, रोल तो ट्रोकेंटर रोल है, शोल्डर रोल है, हैंड रोल है। बैठो जी। हम्म अरे कौन सा तकिया था? बैठो। हाँ, और और भी नाम थे उसके, ट्रायंगुलर पिलो, वेज पिलो, अबडक्टर पिलो, इतने सारे नाम थे, काय भूल गए भाई? हम्म याद कर नहीं रहे हो तुम, फोन ज्यादा चला रहे हो यहाँ से जाने के बाद। तो टाइम नहीं है तो उस टाइम का क्या कर रहे हो? रील्स देख रहे हो? डेली एक जुर्बी की रील जरूर देखें, एंटरटेनमेंट के लिए ना, मैं तो देखता हूँ। नहीं आ गई है लड़कों रील एक, अभी नहीं देखना है, अभी सर्च ना करने लग जाओगे। सीवीए में याद रखना है सेमीपोलर, या अगर सीवीए कौन सा है भाई साहब? हेमरेजिक। अगर हेमरेजिक वाला है तो सेमीपोलर पोजीशन देना है, और अगर इस्कीमिक है तो फ्लैट है। लिख लिया? चल रहे हैं आगे? हम्म अरे बोलो कुछ। जोर आ रहा बोलने में। देखो भाई साहब पोजीशन ये वेलसर पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? वेलसर पोजीशन कहते हैं। ये ड्यूरिंग लेबर ली जा सकती है, इसमें कुछ नहीं है। कमर तक बेड का हिस्सा होगा, उसका हिस्सा बाकी वाला नीचे होगा, जिसमें पैर नीचे लटक जाएंगे। ये वेलसर पोजीशन है। अगर ऐसा फोटो आ जाए तो पहचान लेना ये वेलसर पोजीशन है। कौन सी है? वेलसर पोजीशन। अब इसके यूजेस देखो। एक्चुअली टर्म फॉर सुपाइन पोजीशन ऑफ पार्चुरेंट वुमेन विद लोअर एक्सट्रीमिटी फॉलिंग ओवर द एज ऑफ टेबल। नीचे एक टेबल होगी या बेड का लोअर पार्ट होगा, उस पे पैर रहेंगे, बाकी पेशेंट सुपाइन में ही लेटा है। और ये पुराना वर्ड है, ओल्डर वर्ड है सुपाइन पोजीशन के लिए यूज करने वाला। पार्चुरेंट वुमन, ए वुमन इन लेबर इज नोन एज पार्चुरेंट वुमन। पार्चुरेंट कौन होती है? हम्म कौन है? हम्म अरे जिसके डिलीवरी होने वाली हो, लेबर पेन स्टार्ट हो गया हो, उसको हम पार्चुरेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पार्चुरेंट वुमन। इट इज अ ग्रेट पोजीशन दैट कैन बी हेल्ड थ्रू 2 to 4 कॉन्ट्रैक्शन फॉर मैक्सिमम इफेक्ट्स। जब कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं तो ये पोजीशन दी जा सकती है, और स्पेशली यूजफुल है ब्रीच प्रेजेंटेशन में, फोर्सेप्स डिलीवरीज में, और पेरिनियम को रिलैक्स करने के लिए। पेरिनियम को रिलैक्स करने के लिए तो ब्रीच प्रेजेंटेशन क्या होगा? कैसा होता है ब्रीच? कौन सा पार्ट आएगा? हम्म बटैक्स आएंगे। फोर्सेप्स डिलीवरी क्या है? कौन से केस में करेंगे? प्रोटेक्टेड लेबर में करेंगे। हम्म तो वेलसर पोजीशन, जस्ट पेशेंट सुपाइन में लेटा है, बट बॉडी का लोअर पार्ट लोअर देन अदर अपर बॉडी पार्ट्स रहेगा, और ये मेनली ब्रीच प्रेजेंटेशन, फोर्सेप्स डिलीवरी और पेरिनियम को रिलैक्स करने के टाइम पे दी जा सकती है। फोटो से तुम पहचान लेना, पेशेंट सीधा लेटा है और पैर कमर से नीचे का हिस्सा अदर अपर बॉडी पार्ट से नीचे है, अपर बॉडी पार्ट से लोअर रहेगा, ऐसे तुम आइडेंटिफाई करना है। पेशेंट सुपाइन लेटा है और लोअर बॉडी पार्ट्स या पैर ऊपर है, कौन सी पोजीशन है वो? ऊपर का मतलब टनलिंग में थोड़ी होता है। हम्म पेशेंट सुपाइन लेटा है, हाँ लिथोटोमी है, पैर ऊपर कर दिया तो लिथोटोमी पड़ गई, नीचे चले गए तो वेल्चर हो गई। अगर पैर को ही फ्लेक्स करके ऊपर लिथोटोमी रोड पे लगा देंगे तो कौन सी पोजीशन है? लिथोटोमी पोजीशन है। इसमें जस्ट अपोजिट है, ये वेल्चर पोजीशन है। हो गया? लिख पाए? लिखो लिखो।
इंपॉर्टेंट पोजीशन याद रखना बहुत जरूरी है, याद रख ही लेना। राइस ट्यूब वाली, बायोप्सी वाली, फीडिंग के दौरान, फीमेल में कैथेटराइजेशन में कौन सी पोजीशन देंगे बेटा? बताओ, है नहीं पता? और कैसे देंगे? हाँ, डोर्सल रिकमेंड देंगे। मेल में कौन सी देगा? है? हाँ, और क्या दे सकते हैं? हाँ, सुपारी नहीं दे सकते, और क्या दोगे? राइस ट्यूब इंसर्शन में कौन सी पोजीशन देंगे? भाई, अच्छा। और नेक का क्या करेंगे? हाँ, वेरी गुड। एनिमा में कौन सी पोजीशन देंगे बच्चे लोग? लेफ्ट लेटरल और सिम्स लेटरल पोजीशन, शाबाश। हो गया। जैक नाइक पोजीशन है, जिसको क्रॉस के पोजीशन बोलते हैं। जैक नाइक और क्रॉस के पोजीशन, पोजीशनिंग ए पेशेंट ऑन हिज और हर स्टमक विथ नीज एट 90 डिग्री एंगल एंड आर्म आउट स्ट्रेच्ड। कैसी होगी? फोटो दिखाऊंगा, पहले शब्द देखो। रिक्वायर्ड टीम एफर्ट, एटलीस्ट 4 पर्सन नीडेड टू ट्रांसफर और परफॉर्म और टू गिव दिस पोजीशन टू द पेशेंट इन ऑपरेटिंग टेबल। कार्डियोवैस्कुलर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जैक नाइफ पोजीशन में। इंपीरियल वेना का कंप्रेशन हो सकता है, वेनस रिटर्न को डिक्रीज कर सकता है, और डीवीटी की रिस्क बढ़ा सकता है। और ये स्पेशली कोकिक्स की सर्जरी के लिए दी जाने वाली पोजीशन है। और कोकिक्स बोन कहां होती है? पहले लिख लो, पोजीशन का फोटो देख लो, तुम्हारे दिमाग में निकल जाएगा। ये ऐसी टेबल है, इस पे पेशेंट को पोजीशन करना है। ये ओटी टेबल है, इस पे पेशेंट को पोजीशन करना है। तो अगर ऐसे पेशेंट को लेटाना है, बांधना है, ये सब करने के लिए 3-4 आदमी चाहिए, टीम एफर्ट चाहिए, ठीक है? तो ये पोजीशन देने के लिए, और ये कोकिक्स की सर्जरी में यूज की जा सकती है। एनएस रेक्टम, एड्रिनल ग्लैंड और एनोस्कोपी वाली सिचुएशन में भी इनके एग्जामिनेशन के लिए भी यूज की जा सकती है। तो जैक नाइफ को क्रॉस के पोजीशन कहते हैं, जिसमें पेशेंट एब्डोमेन और स्टमक पे रहेगा, उल्टा रहेगा यानी, और नी 90 डिग्री फ्लेक्स्ड है, और आर्म आउट स्ट्रेच रहेंगे। आउट स्ट्रेच का मतलब यूं है। 3-4 आदमी चाहिए उठा के इस टेबल पे पटकने के लिए। और इस पोजीशन में लगातार रहने के कारण विनस रिटर्न डिक्रीज हो सकता है, वेना का कंप्रेशन हो सकता है, डीवीटी की रिस्क बढ़ सकती है। सेक्रम के लिए एनस रेक्टम और एड्रिनल ग्लैंड के एग्जामिनेशन में भी यूज की जा सकती है ये पोजीशन। नॉर्थ साइड में टॉप 1 रैंक वाला लड़का भी मिल गया आज, छुपा हुआ था, सर ने बताया होगा। डील कर लेते हैं लड़के लोग, तुम ऐसे नहीं करने का। हम्म डील कर लेते हैं, क्या करते हैं? हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना एडमिशन वो दिखाने के लिए, सिलेक्शन दिखाने के लिए 1-2 लाख रुपए देते हैं कि आओ और बोलो हम तुम्हारे यहीं से पढ़े हैं, ऐसा। पर वो फाइनली मिल गया डिटेल के साथ, तब जाके माना वो कि ठीक है सर। पर अब आने में बोल रहा किराए के पैसे नहीं है, हेलीकॉप्टर से बुलाएंगे उसको। यही पास का, ये बिलाड़ा साइड का। आएगा आएगा, वो आएगा। हम्म तुम लोग भी चुप मत जाना ऐसे सिलेक्शन के बाद, है ना? ऐसा करना चीटिंग है, ऐसा करना चीटिंग है भाई। ऐसा नहीं करने का। क्या होगा उस 1 लाख रुपए से? हम्म कुछ नहीं होगा, बहुत लाख आएंगे, हर महीने आएंगे। पर जहां का पढ़ के आ रहे हैं, उसी से छुपते भागोगे जिंदगी भर, क्या फायदा हुआ? हम्म पर जोधपुर एम्स की वैकेंसी नहीं पकड़ने तो आएगा वो, क्योंकि यहीं का है तो जोधपुर एम्स ही आएगा। देख लो सेलेक्ट होने के बाद कितने ऑप्शन है। 2 शब्द बोलने के लोग पैसे दे देते हैं, फट से लो, सोचे मत इतना पढ़ ले। हाँ, तो जैक नाइट पोजीशन और क्रास के पोजीशन ठीक है। हम्म याद हो जाएगी। कैसे याद रखोगे? करना क्या है? पेशेंट प्रोन लेटा यानी ऑन स्टमक है, और एब्डोमेन लेटा है, और नीज फ्लेक्स है 90 डिग्री एंगल पे, और आर्म आउट स्ट्रेच्ड है, आर्म आउट स्ट्रेच्ड है। इस पोजीशन में लगातार लंबे समय तक पेशेंट को हम रखेंगे तो वेना का कंप्रेशन हो सकता है, वीनस रिटर्न डिक्रीज हो सकता है, डीवीटी के चांसेस हो सकते हैं। और ये पोजीशन स्पेशली कॉकिक्स की सर्जरी के लिए, रेक्टम और एनएस और एड्रिनल ग्लैंड के एग्जामिनेशन के लिए यूज की जा सकती है। इतना याद रख लेना है बस। चले आगे, चले? नहीं तो क्या करेंगे यहाँ? 5 बार तो मैं बोल गया, इतना क्या लिख रहे हो? ले भाई, छठी बार बोल रहा हूँ, सुन लो कान खोल के। जैक नाइट पोजीशन क्रास के पोजीशन के नाम से जानी जाती है। इसमें पेशेंट ऑन एब्डोमेन और ऑन स्टमक लेटा रहता है, नीज फ्लेक्स रहता है 90 डिग्री, और आर्म आउट स्ट्रेच रहती है। ये पोजीशन लगातार देने के कारण वेना का कंप्रेशन हो सकता है, वीनस रिटर्न डिक्रीज हो सकता है, डीवीटी के रिस्क हो सकते हैं। और ये पोजीशन कोकिक्स की सर्जरी के लिए, रेक्टम और एनएस के एग्जामिनेशन के लिए, एड्रिनल ग्लैंड के एग्जामिनेशन के लिए या सर्जरी के लिए यूज की जा सकती है। इतना ही है। चलो, ये लोग रोल कर रहे हैं, 3 आदमी कर रहे हैं, देख लो कितने कर रहे हैं। 3 कंफर्टेबल है, 3 से ये कवर हो चुका है पूरा। देखो, एक गर्दन पकड़ रहा है, दोनों के हाथ कैसे हैं? एक अपर बॉडी पार्ट पकड़ रहा है, अपर टंग पकड़ रहा है, और हाथ दोनों क्रॉस करेंगे तो बैलेंस बना रहेगा, कमर पे दोनों के हाथ आ जाएंगे। तो 3 आदमी लॉग रोल कर सकते हैं, 3 आदमी लॉग रोल कर सकते हैं। तो पर्सन रिक्वायर्ड फॉर लॉग रोल, ऐसा क्वेश्चन आए तो 3 आंसर करने का है, क्योंकि 3 आदमी कर सकते हैं। 4, 5, 7 हो, उसे क्या मतलब है? 3 कर सकते हैं, वही चाहिए हमको। पेशेंट को ट्विस्ट नहीं करना है,
और नेवर टर्न का मतलब यहाँ टर्न तो देना ही है, पर टर्न का मतलब बॉडी पार्ट्स को टर्न नहीं करना है, किधर भी फ्लेक्स नहीं करना है, आउट स्ट्रेच नहीं करना है, एक्सटेंशन नहीं करना है, पेशेंट को सीधा सीधा टर्न करना है। और ये मेनली स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज में या फिर स्पाइनल कॉर्ड की कोई सर्जरीज में ये पोजीशन दी जाएगी। सर्वाइकल, लंबा, थोरेसिक, डोर्सल, कोई भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो, लॉग रोल करते हैं। क्या हुआ भाई? हंसी का गुब्बारा फट जाएगा, ऐसे क्या कर रही हो? हंस लो, जोर से हंस लो। लिख लो, 2 लाइन लिख लो, फटाफट लिख लो। हो गया? तो सिंपल लॉग रोलिंग में इतना याद रखना, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो तो पेशेंट को फ्लेक्स नहीं करना है, एक्सटेंड नहीं करना है, बेंड नहीं करना है, सीधा सीधा टर्न करना है, सीधा सीधा टर्न करना है, बस 3 लोग चाहिए मिनिमम, लिख लो। ये हो गया है, ये तुमको पता है, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ बार बार नहीं लिखने का। बस आराम से लेटा है, बीच में तकिया लगा के, वेज पिलो लगा के, एब्डक्टर पिलो लगा के, ट्रायंगल पिलो लगा के, और पैर को चिपकाना नहीं है, अदरवाइज फीमर का हेड एस्टेबुलर से डिसलोकेट हो जाएगा, डिसलोकेट हो जाएगा। ये पोजीशन लिख लो। ट्रिफॉइड है, ऑर्थोपेनिक है और कार्डियक पोजीशन है। ये लीनिंग फॉरवर्ड, आर्म एंड एल्बो सपोर्टेड है। ये कार्डियक टेबल पे भी ट्रिफॉइड पोजीशन ली जा सकती है। सीओपीडी अस्थमा में लेते हैं ओवर द कार्डियक टेबल और बेड टेबल बोलते हैं। और ये पोजीशन मैक्सिमम लंग एक्सपेंशन को प्रमोट करती है। तो ट्रिफॉइड, ऑर्थोपेनिक और कार्डियक पोजीशन है जिसमें पेशेंट बैठेगा और फॉरवर्ड लीन होगा, फॉरवर्ड लीन होगा, आर्म सपोर्ट रखना है, आर्म को पिलो पे सपोर्ट कर सकता है, कार्डियक टेबल पे सपोर्ट कर सकता है। सीओपीडी और अस्थमा में रहेगा, सीओपीडी और है बताया तो सी से पोजीशन, फीटल पोजीशन पॉइंट है नहीं तुमने, लेफ्ट लेटरल, सी से फीटल एटीट्यूड, वही तो है लंबर पंक्चर। बैठ के एज पे लाके सी से पोजीशन, फीटल पोजीशन, जैसे मदर के पेट में बच्चा कैसे रहता है, फ्लेक्स्ड एटीट्यूड में, गर्दन पूरी फ्लेक्स्ड, नी फ्लेक्स्ड, तो ऐसे वाले एटीट्यूड में रहेगा। इससे क्या होगा, स्पेस जो होता है, जो स्पेस होगा स्पाइन में, वो स्पेस खुल जाएगा। जब बेंड करेंगे, आउट स्ट्रेचिंग होगा स्पाइन का, तो स्पेस खुल जाएगा, जिसे इजीली निडल डाल के एस्पिरेट कर सकते हैं। फ्री पॉइंट पोजीशन आल्सो नोन एज ऑर्थोपेनिक पोजीशन, कार्डियक पोजीशन बोल दो। कार्डियक टेबल पे तकिया लगा के यूं झुक जाओ, लीनिंग फॉरवर्ड, या फिर ऐसे ही बेड पे आर्म को तकिए पे सपोर्ट करके बैठ सकते हो। सीओपीडी क्या है? कौन सी 2 बीमारियां? क्रोनिक और एम्फाइसीमा। ठीक है, चले आगे, चल रहे हैं। क्यों भाई, पहलवान हो गया? ये देखो, ये ऐसे पेड़ पे नहीं बैठाना है, वो जस्ट फोटो ऐसे ही फन के लिए लगाया हुआ है। ये सिटिंग पोजीशन विद लेग डेंगलिंग है, सिटिंग पोजीशन विद लेग डेंगल्स है। लेग डेंगलिंग का मतलब होता है पांव लटका के बैठाना, पांव लटका के, पैर लटका के बैठाना है। तो ये पैर लटका के बैठा है, कौन सी पोजीशन में बैठाएंगे, ये किस कंडीशन में? हार्ट फेलियर में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में बैठाते हैं, पल्मोनरी एडिमा में बैठाते हैं। क्यों? क्योंकि टू डिक्रीज वीनस रिटर्न एंड लंग कंजेशन को इंप्रूव करने के लिए क्या करते हैं, ये वाली पोजीशन देते हैं। तो पल्मोनरी एडिमा और हार्ट फेलियर में पेशेंट की पोजीशन पूछा, तो अपराइट सिटिंग है विद लेग डेंगल्स, लेग डेंगलिंग है, पैर लटका के बैठ जाना है, चाहे पेड़ पे हो या बेड पे हो, पोजीशन तो वही है, लेग डेंगलिंग। बैठे हो बचपन में ऐसे पेड़ों पे? नहीं बैठे? नहीं, हम तो खूब बैठे हुए, हम तो पेड़ पे खेलते थे, तब फोन तो होता नहीं था, तो पेड़ बहुत है खेत में, पेड़ों पे ही रहते थे दिन भर, इस डाल से उस डाल, जंप इधर से उधर, लटकना कूदना, पेड़ पे सही रहता है। लिख ली 2 लाइन। ये तुमने लिख रखा है, लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट सुन लो सिर्फ, ये सब लिख रखा है ना तुमने। मैस्टेक्टोमी में लिख रखा है, सेमीबोलर पोजीशन देंगे, या फिर हेड बेड का जो 30 डिग्री रेज करेंगे, आर्म के नीचे पिलो लगा देंगे। पैरासिंथेसिस का तुमको पता है, सेमीबोलर देंगे या सिटिंग अप ऑन द साइड ऑफ बेड दे सकते हैं। हाइपोफाइसेक्टोमी में क्या करते हैं, आफ्टर हाइपोफाइसेक्टोमी हेड ऑफ द बेड एलिवेट रखेंगे। हाइपोफाइसेक्टोमी क्या होता है? रिमूवल ऑफ, हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड, रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है। थायराइडेक्टोमी का पता है तुमको, हेमरेक्टोमी लेटरल पोजीशन देंगे। इसके अलावा ये सब लिखा हुआ है तुमने, लिवर बायोप्सी बिफोर आफ्टर हो गया, हार्ट फेलियर, पल्मोनरी एडिमा, लंबर पंक्चर हो गया, ब्रेन स्ट्रोक तुमको पता है, हेमरेजिक में हेड एंड अप करेंगे सेमीपोलर तक और फ्लैट रखेंगे इस्चीमिक में। ठीक है, लिवर बायोप्सी का तुमको बता, ये देख लो, इस पे क्वेश्चन आता है, सुप्रा टेंटोरियल क्रेनियोटोमी और इंफ्रा टेंटोरियल क्रेनियोटोमी के बाद कौन सी पोजीशन देते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है 1-2 बार। तो टेंटोरियम क्या होता है? टेंटोरियम ब्रेन को सेपरेट करता है, सेपरेट करने वाली एक चीज है, जैसे देख पा रहे हो ये रेड रेड पार्ट, ये टेंटोरियम है। इसके ऊपर का पार्ट सुप्रा टेंटोरियल ब्रेन कहलाता है, इसके नीचे का पार्ट इंफ्रा टेंटोरियल ब्रेन कहलाता है। सुप्रा टेंटोरियल में सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, ये सब चीजें, बेसल गैंग्लिया, ये सब आएंगे। नीचे वाले पार्ट में सेरिबेलम आएगा, ब्रेन स्टेम आएगा, सेरिबेलम ब्रेन स्टेम नीचे वाले पार्ट में आएगा। तो अब सर्जरी अगर सुप्रा टेंटोरियल हुई है तो पेशेंट का हेड एलिवेट रहेगा 15 से 30 डिग्री। कौन सी पोजीशन है ये? 15 से 30 डिग्री हेड एंड अप कर रहे हैं, मतलब कौन सी पोजीशन है? लो फॉलर पोजीशन है, लो फॉलर पोजीशन देंगे। अब अगर इंफ्राटेंटोरियल क्रेनियोटोमी और सर्जरीज हुई है तो कौन सी पोजीशन देंगे? पेशेंट का हेड फ्लैट रखना है और लॉग रोल करना है, फ्लैट रखना है और लॉग रोल करना है एवरी 2 आवर्स। तो टेंटोरियल पार्ट है जिसमें ब्रेन का डिवीजन है। टेंटोरियल का अपर पार्ट सुप्रा टेंटोरियल कहलाएगा, लोअर जो ब्रेन के पार्ट है वो इंफ्रा टेंटोरियल कहलाएंगे। अगर सुप्रा टेंटोरियल क्रेनियोटोमी हुई है, कहीं कोई ट्यूमर हो, हेड इंजरी हो, वो सुप्रा टेंटोरियल हुई हो, तो 15 से 30 डिग्री हेड एलिवेट रखेंगे, और अगर इंफ्रा टेंटोरियल है तो फ्लैट रखना है।
नहीं हुआ, ठीक है भाई, नहीं हुआ तो डन हो गया पहलवान। उधर आज लड़के सारे इधर कैसे शिफ्ट हो रहे हो, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कैसे हो गए तुम? कल इधर एक भी नहीं था, 7-8 बैठे हुए दिख रहे हैं दीवार के नजदीक, जा रहे हो चिपकने के लिए? अरे चिपकने का मतलब मैं इन पे बोल रहा हूँ भाई, स्पीकर पे, ये पोस्टर पे चिपके ना ऐसे। हाँ ठीक है, अब तुमने जो पढ़ा उसका टेस्ट दो, ये तुम्हें पता है, ये आगे चलूंगा मैं। ये कल हो गया था, क्वेश्चन एक हो गया था कि किसको हेड एंड रेज करने से फायदा मिलेगा, ये हो गया था। अब बताओ कौन सी पोजीशन है ये? जब भाई बता, इतनी बड़ी उबासी ली तूने, बता कौन सी पोजीशन है, विच पोजीशन, बता भाई। हम्म if the head end of the bed raised 45 degree to 60 degree, which position is? हम्म बी। अच्छा, होशियार हो तुम, होशियार हो। हम्म ए बी सी डी, ई एफ है नहीं ना इसमें। कौन सी पोजीशन देंगे? ड्यूरिंग ए लिवर बायोप्सी पूछा है, ध्यान से देखो, कौन सा देंगे? हम्म क्या हुआ? तुम क्या बोल रहे थे? यही बोल रहे थे क्या? अच्छा, फिर शांति हो गई एकदम से, मैंने सोचा क्या हो गया। कैटरेक्ट सर्जरी के बाद कौन सा स्टेटमेंट पेशेंट का आफ्टर द कैटरेक्ट सर्जरी? कौन सी साइड सोना है? बहुत होशियार हो रहे, क्या करें तुम्हारा। हम्म बताओ जल्दी बताओ, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है स्ट्रोक वाले पेशेंट के लिए? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग पोजीशनिंग ऑफ पेशेंट विद स्ट्रोक? पोजीशनिंग ऑफ पेशेंट विद स्ट्रोक। पहला ऑप्शन कह रहा है पेशेंट हैज एक्सपीरियंस हेमरेजिक स्ट्रोक, द हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड 45 डिग्री। बी बोल रहा है इट इज रिकमेंडेड फॉर द पेशेंट टू बेंड द हिप। सी बोल रहा है पेशेंट हु हैड इस्केमिक स्ट्रोक, हेड ऑफ द बेड शुड बी फ्लैट और मेंटेन द हेड इनसाइड लाइंग पोजीशन। क्या करेंगे? और अगर हेमरेजिक है तो? हाँ, अब बताओ। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर विद पल्मोनरी एडिमा, क्या कर देंगे? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, साथ में पल्मोनरी एडिमा है, क्या पोजीशन देंगे? क्या देंगे बेटा? कुछ लोग साथ साथ में यूं ही मुंह हिला रहे, बोल कुछ नहीं रहे, क्वेश्चन भी नहीं समझ रहे, फिर आज में आता है। क्या जानता हूँ कौन है वो आदमी, कौन है वो? हाँ, माइक्रोस्कोप की आंखों से ही देखा जाएगा वो। पता है बेटा, ये तो होशियार बच्ची है। ठीक है, क्या करना है? अपराइट पोजीशन विद लेग एंगल्स, पैर लटका के बैठा देने का है। हम्म मतलब तुमको इतने बड़े क्वेश्चन में राखी ही दिखा, गजब बात है भाई। नहीं, नस राखी है, राखी नहीं है, लो अब। क्या देंगे? अरे तुम बहुत होशियार हो, कुछ नहीं बताया। तुम जीनियस हो चुके हो, देखो तुमने आज 10-12 क्वेश्चन का आंसर राइट दे रहे हो। हाँ, यहाँ मोनिका है। क्या करेंगे? मेस्टेक्टोमी हुआ है, मेस्टेक्टोमी, रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, तो हेड ऑफ द बेड कितना कर देंगे? सबको यही लग रहा था, कुछ और था? होशियार है रे तुम सब। ये हो गया था। क्यों भाई, इधर आवाज नहीं आ रही? इधर क्या डी है क्या? ढैचो ढैचो है क्या? हाँ, अरे बहुत होशियार, चलो बहुत होशियार। ये भी पता है तुमको? पता है तुमको, बस हो गया, अब इसका बता दो फिर क्वेश्चन खत्म है। हम्म क्या लग रहा है? क्या लग रहा है, बताओ जल्दी बोलो। प्लूरल इक्विजन और थोरासिंथेसिस में पूछा है, तो कैसा करेंगे? अनअफेक्टेड साइड लेटाएंगे और हेड ऑफ द बेड 45 एलिवेट करेंगे। ये लाइन कल लिखवाई थी तुमको, सेम टू सेम। पहचानो कौन सी पोजीशन ले ली है? हाँ, कौन सी है ली? और सेलिब्रेट कौन सी है? कॉर्टिकेट मींस कॉन्ट्रैक्शंस, याद रख लेना बस। हम्म तो डिकॉर्टिकेट, जिसको हम फ्लेक्शन पोस्चरिंग बोलते हैं, इसमें होगा क्या कि एडक्शन ऑफ आर्म एट शोल्डर्स, इसके बाद आर्म्स आर फ्लेक्स्ड ऑन द चेस्ट एंड विड्स फ्लेक्स्ड है, एंड लोअर एक्सट्रीमिटी आर एक्सटेंडेड एंड एडक्टेड। एक्सटेंडेड सीधे तो है पर एडक्टेड है। तो ये वाली पोजीशन, ये लाइन में भी क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। ये जो लाइन लिखी है इसमें भी पहचानना, ये भी याद रखना होगा तुमको।
कि भाई डिकोर्टिकेट पोस्चर में होगा क्या, तो होगा क्या, एडक्शन होगा आर्म्स का, शोल्डर्स का, उसके बाद हैंड का होंगे, चेस्ट होंगे, रिस्ट भी फ्लेक्स होंगे, और लेग एक्सटेंड होगी बट एडक्टेड होगी। लेग एक्सटेंड तो है, सीधी तो है, बट एडक्टेड है। ये पोजीशन कहां पे किसमें दिखेगी, किसका डिस्फंक्शन है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अगर सेरिब्रल कॉर्टेक्स का डिस्फंक्शन हुआ, इंजरी हुई या कोई ट्यूमर्स हो गया, तब पेशेंट में ये पोस्चर देखने को मिलता है, डिकोर्टिकेट। और डिकोर्टिकेट से याद रखना सेरिब्रल कॉर्टेक्स, कॉर्टिकेट एंड कॉर्टेक्स, कॉर्टिकेट कॉर्टेक्स। फोटो बना भी सकते हो, सिंपल है, बना लोगे, फोटो बना रहे हो, अच्छा देखें। इसमें बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, आजकल सभी बच्चों ने ये याद कर लिया है। कितना चेहरा सुंदर है इसका, देखो तुम, कितना अच्छा बनाया हुआ है, टी करके और यूं है। आंखें हैं छुपी हुई है, दिखाई नहीं दे रही है। गुस्सा कुछ नहीं है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स हिल गया इसका पूरा, इसलिए ऐसा हो गया है। तो डिकोर्टिकेट पोस्चर जिसमें एडक्शन ऑफ आर्म एंड शोल्डर रहेगा, हैंड चेस्ट भी फ्लेक्स रहेंगे, रिस्ट भी फ्लेक्स रहेंगे, और लेग एक्सटेंड रहेगी बट एडक्टेड रहेगी, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के डिस्फंक्शन को इंडिकेट करता है। तो बच्चे तुम्हारे कुछ जिंदगी के कोरे पन्ने उड़ गए नीचे, उठा लो उनको। तुम्हारे नहीं है, कोई नहीं, रख दो टेबल पे, जिसके होंगे ले लेगा। लग रहा है ये बेकार पन्ने थे, किसी ने फेंके हैं जिंदगी के फाड़ के। हम्म, बेकार पन्ने फाड़ के तो नहीं फेंके किसी ने ये देखा मालिक मिल गया। पन्नों का मालिक, लिख लिया, याद भी हो गया क्या, ये देखो, ये अच्छा है, गुस्से में, बहुत गुस्से में। ये डिसेलिब्रेट पोस्चर है, जिसको एक्सटेंशन पोस्चर बोल सकते हो, वेटर टिप बोल सकते हो। यहाँ रिजिड एक्सटेंशन एंड प्रोनेशन ऑफ आर्म एंड लेग रहेगा। ये भी हेड इंजरी का साइन है, इसमें मिड ब्रेन का डिस्फंक्शन है, मिड ब्रेन का डिस्फंक्शन है। तुमको क्यों बताएं भाई, क्या देख रहे हैं। हाँ, रील देखी थी एक, बताओ। कुछ नहीं, ये घूम घूम कर रहा था तो मैंने देखा कि क्या आ रहा है इतना, तो ऐसा पाया गया कि दो तीन फोन आए हुए हैं। बस, और कुछ नहीं है। हो गया लिख के। तो डिकोर्टिकेट एंड डिसेलिब्रेट पोस्चर याद रखना है। डिकोर्टिकेट को फ्लेक्सर पोस्चर बोल सकते हो, जिसमें आर्म कैसे है, आर्म एंड शोल्डर एडक्टेड है, और हैंड कैसे है, रिस्ट भी बेंड है, चिपके हुए हैं, और रिस्ट भी फ्लेक्स्ड है ऑन द चेस्ट। इसके अलावा लेग एक्सटेंड रहेगी बट एडक्टेड रहेगी, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के डैमेज को इंडिकेट करता है डिकोर्टिकेट पोस्चर। डिसेलिब्रेट पोस्चर आपके सामने है, यहाँ ये एक्सटेंशन वाला पोस्चर है, एक्सटेंशन वाला पोस्चर है, जिसमें प्रोनेशन ऑफ आर्म एंड लेग है, और एक्सटेंडेड है लेग, और एबडक्टेड है, एक्सटेंडेड एंड एबडक्टेड रहेगी। ये मिड ब्रेन की इंजरी को इंडिकेट करता है। अब हो गया, चलें आगे। अब देखेंगे अपन ड्रेसिंग पोजीशन, यहाँ हुई खत्म। अब दो चार पांच तरह की तुमको ड्रेसिंग दिखाते, फिर उस पर ड्रेसिंग लगा के बैंडेज बांधना सिखाएंगे। तो ड्रेसिंग क्या है, ड्राई स्टाइल कवरिंग है, प्लेस्ड ओवर दी वुंड है और इंजर्ड पार्ट, जो भी बॉडी का इंजर्ड पार्ट होगा उसको कवर करके, उसको कवर करना है ना। ड्रेस का मतलब ही यही होता है, ढकना, है ना। ड्रेस, तुमने ड्रेस पहनी मतलब बॉडी पार्ट को, बॉडी को ढका है, कवर किया है। वैसे ही ड्रेसिंग, जिस बॉडी पार्ट में इंजरी है, वुंड है, उसको कवर करना है, उसको कवर करना है। होगा, लिख ली दो लाइन, इसराइल मटेरियल टू कवर द इंजर्ड पार्ट और वुंडेड एरिया, बस इतना ही तो लिखना है। इतना काहे लिख रहे हो ज्यादा, मन से लिखते हो तुम लोग, अंदर कुछ पर्पस क्या होंगे। हाँ हाँ, हेलो, तुम्हारा सिर्फ एक पार्ट लिखना रह गया होगा ना, लास्ट वर्ड है ना, पार्ट ये रह गया था, बस इसी में आवाज लगा दी सर। कॉमा रह गया था कि कॉमा इधर नीचे लगाऊं कि ऊपर लगाऊं, गड़बड़ हो जाएगी सब। नहीं, पर्पस क्या हो सकता है भाई ड्रेसिंग के, बताओ बताओ, ये बहुत बेसिक टॉपिक है, जल्दी जल्दी बोलो, पर्पस क्या होंगे। अरे कहीं ब्लीड हो रही हो, इमोबिलाइज कराना हो, सिक्रेशंस को अब्सॉर्ब कराना हो, इन्फेक्शन खुला रहेगा तो इन्फेक्शन के चांस ज्यादा है, तो इन्फेक्शन की रिस्क को कम करने के लिए हो, या फिर बॉडी पार्ट्स को इमोबिलाइज करना हो, तो भी ड्रेसिंग लगा के फिर कास्ट करेंगे। पहले वुंड है तो उसको ड्रेसिंग लगा देंगे, फिर इमोबिलाइज करने के लिए कास्ट लगा देंगे। तो मेन मेन तो लिख लो, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग और सिक्रेशंस को, ब्लड को अब्सॉर्ब करने के लिए ड्रेसिंग लगाते हैं।
तुमने ड्रेसिंग में सिर्फ वो गॉज पीस देखा होगा, हजारों तरह की मॉडर्न ड्रेसिंग आती है आजकल, एक एक ड्रेसिंग 1000 रुपए की है और ये उसमें सप्लाई में आती है फ्री। कुछ नहीं लव करना है, उसी में पैड है, उसी पे टेप है, सब कुछ उसी पे है, स्टाइल है, कुछ नहीं करना है, सूचर के ऊपर पूरा सीधा एक पट्टी लगा दो बस, बैंडेड जैसा हो गया ये। बहुत जल्दी नहीं लिख लिया तुमने इतना सारा। ये सबसे कॉमन ड्रेसिंग गॉज पीस वाली ड्रेसिंग है, गॉज ड्रेसिंग सबसे कॉमन ड्रेसिंग। ये गॉज पीस बनाए भी होंगे तुमने ट्रेनिंग के टाइम पे या प्राइवेट में जॉब करते टाइम बनाए होंगे, बनाए कि नहीं? नहीं बनाए? हॉस्पिटल में बना के और फिर स्टाइल करने भेज देते थे ऑटोक्लेव के लिए ड्रम में पटक के, या फिर स्टाइल भी आते हैं, स्टाइल भी कंपनी से पैक होके स्टाइल पैकेट्स आते हैं और उसमें एक धागा हो रहा है, रेडियो ओपेक, एक्सरे में दिख सकता है, अगर ड्यूरिंग सर्जरी बॉडी के अंदर रह गया तो देखेंगे किसको, ये तो ढूंढ नहीं पाएंगे, उसमें एक रेडियो ओपेक थ्रेड होता है, वो जहां भी बॉडी पार्ट्स में होगा वो धागा दिखेगा एक्सरेज में। तो रेडियो ओपेक थ्रेड वाला भी गोज पीस आता है, जो स्टाइल आता है कंपनी का बनाया हुआ है, उसमें एक थ्रेड होता है जो रेडियो ओपेक होता है, एक्सरे में विजिबल होता है। इसके अलावा कैन बी यूज फॉर वेट और वेट टू मॉइस्ट और वेट टू ड्राई, कैसे भी लगा सकते हो, वेट लगा सकते हैं, ड्राई लगा सकते हैं, मॉइस्ट लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू वुंड है, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ वुंड है। डिब्राइडमेंट के टाइम पे लगा सकते हो, ओपन अल्सरेटिव वुंड है उस पे लगा सकते हो, फॉर द ग्रेनुलेशंस वेट करके गोज पीस रख के टेप लगा देते थे। दूसरा जो ड्रेसिंग है आपका हाइड्रोकोलोइड ड्रेसिंग है, फोटो में जैसी दिख रही है, इसमें जेल होता है, जेल फॉर्मिंग पॉलीमर्स जो जिलेटिन या पेक्टिन के बने होते हैं, जिलेटिन और पेक्टिन के बने होते हैं और ये कोटेड रहती है और एडहेसिव रहती है, इसके अंदर ही कोटेड है क्या, जिलेटिन और पेक्टिन, और इसी में गम है, ये चिपकती भी साथ में ही है। तो ये वाली ड्रेसिंग भी है, हाइड्रोकोलोइड ड्रेसिंग बोलते हैं। ये वाली पार्शियल और फुल थिकनेस वुंड के लिए यूज की जाने वाली ड्रेसिंग है, अगर कोई पार्शियल या डीप वुंड हो उसमें एक्सुडेट को सक करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए ये वाली ड्रेसिंग यूज करते हैं, बहुत सारा एक्सुडेट को एब्जॉर्ब कर सकती है हाइड्रोकोलोइड ड्रेसिंग। तो गोल्ड ड्रेसिंग सबसे कॉमन टाइप वाली ड्रेसिंग है। दूसरी ड्रेसिंग हाइड्रोकोलोइड ड्रेसिंग है जो जिलेटिन और पेक्टिन की बनी होती है, एक्सुडेट को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज की जाती है। तो सबसे कॉमन टाइप ऑफ ड्रेसिंग गॉज ड्रेसिंग है, गॉज पैड ड्रेसिंग बोल सकते हैं। ये हॉस्पिटल में बनाई जाने वाली है, रेडीमेड भी आते हैं, ये इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड वुंड दोनों पे लगाई जा सकती है, इसको ड्राई वेव या मॉइस्ट और वेट तीनों करके लगाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू वुंड। इसके अलावा दूसरी वाली जो हाइड्रोकोलोइड ड्रेसिंग है इसमें जिलेटिन और पेक्टिन होते हैं और ये एक्सुडेट को एब्जॉर्ब करता है, अगर कोई डीप वुंड है और बहुत सारा एक्सुडेट आ रहा है, कलेक्शन है, सिक्रेशंस है, इसको अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा। हो गया लिख के अब? नहीं? फोटो तो नहीं बना रहे तुम कहीं, ये बना रहे हो फोटो? हम्म। अरे लिख के हुआ? ठीक है, एक लाइन और लिख लो, नेक्रोटिक वुंड के लिए भी यूज किया जा सकता है। ग्रेनुलेशन के लिए अभी एक मॉडर्न थेरेपी आई हुई है, वो क्या है, वैक ड्रेसिंग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, वैक ड्रेसिंग। वैक ड्रेसिंग में क्या होता है, वैक्यूम असिस्टेड कंट्रोल्ड सक्शन है, वैक्यूम असिस्टेड कंट्रोल्ड सक्शन वाली ड्रेसिंग है, जिसमें एक फोम लगाते हैं, रुई देखा स्पंज रुई का, वैसा एक फोम लगा देते हैं वुंड पे और उसको सील कर देते हैं, सील करके एक मशीन लगाई जाती है जो कंटिन्यूअस उसमें से एक्सुडेट को सक करती रहती है, एक्सेसिव सिक्रेशन और एक्सुडेट उस मशीन में कलेक्ट हो जाता है, उसमें कलेक्टिंग जार होता है, उसमें कनेक्ट होता रहता है, और जब सारा एक्सुडेट निकल जाएगा, गंदगी निकल जाएगी, तो ग्रेनुलेशन टिश्यू आने लगेंगे, नए ग्रेन्यूल्स बनने लगेंगे और स्किन बनने लगेगी, वुंड हील होने लगता है, उसको बोलते हैं वैक ड्रेसिंग है। एक क्वेश्चन आ गया, बताई दो क्या करोगे? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें ऐसा। तुमको बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा करना है, ऐसी बहुत सारी कंडीशन है जिसमें तुम ऐसा करोगे, जैसा इस क्वेश्चन में करोगे। क्या करोगे भाई कि while examining a client leg the nurse notes an open ulceration with visible granulation tissue in the wound, देखा पैर पे देखा कि एक अल्सर है बट ग्रेनुलेशन तो हो रहा है, यानी कि हील हो रहा है। until a wound specialist can be contacted, which type of dressing is most appropriate, जब तक कोई उसको देखने वाला स्पेशलिस्ट ना आ जाए, ओपन तो नहीं रखना है ना, तो कवर किससे करोगे? हमेशा तुमको सिर्फ और सिर्फ मोइस्ट स्टाइल सलाइन गॉज से कवर करना है। ऐसा बहुत सारी सिचुएशंस में करते हैं, कैसे केस में करते हैं, कोलेस्टोमी, इलियोस्टोमी, ओम्पेलोसील, स्पाइना बाइफिडा, ये सब में क्या करना है, स्टाइल मॉइस्ट गॉज, स्टाइल मॉइस्ट गॉज, बस यही रखना है सबको। तो वो सारी सिचुएशन पूछ लिया जाए तो तुमको सब वही बताना है। ये हाइड्रोजेल ड्रेसिंग है, हाइड्रोजेल ड्रेसिंग जैसा फोटो में दिख रहा है वही ड्रेसिंग है, और इसमें जेल फॉर्मिंग मटेरियल होता है लाइक ग्लिसरीन, सुपरफिशियल और पार्शियल थिकनेस वुंड में यूज किया जा सकता है, एब्रेजन में यूज किया जा सकता है, बेड सोर में किया जा सकता है और ब्लिस्टर्स में किया जा सकता है। फिर आता है आपका फोम ड्रेसिंग। फोम ड्रेसिंग अलाउ टू एक्सुडेट एब्जॉर्ब, ये भी एक्सुडेट को एब्जॉर्ब करना है, फॉर्म है, थोड़ा बड़ा थिक सा फॉर्म दिख रहा है नीचे वाली ड्रेसिंग में आपको, और ये भी पार्शियल और फुल थिकनेस वुंड में यूज किया जा सकता है। कई तरह की कंपनियां बनाती है, एम्स में आती है मिपिलेक्स नाम से, बहुत फेमस ड्रेसिंग, इंटरनेशनल ड्रेसिंग है मिपिलेक्स, उसमें अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अनुसार डिजाइन किया हुआ है उसने। अगर सैक्रम पे बेड सोर है
तो मिपिलेक्स सैक्रम नाम से आती है। अगर हील पे बेड सोर है तो मिपिलेक्स हील नाम से आती है। अलग अलग तरह की है, अलग अलग साइज की भी है। इंसिजन पे पोस्ट ऑप में ड्रेसिंग को गॉज रख के और ये चिपकाते नहीं है एम्स में, एम्स में लगाते हैं वो टेप सीधी, मिपिलेक्स लगाते हैं। ऐसी ड्रेसिंग होती है, अलग अलग साइज की होती है, जैसा साइज का इंसिजन है वैसी ड्रेसिंग लगा दी जाती है। तो जो ऊपर वाली ड्रेसिंग दिख रही है वो हाइड्रोजेल ड्रेसिंग है। इसमें वाटर या जेल फॉर्मिंग मटेरियल लाइक ग्लिसरीन होता है, जिससे चिपकती नहीं है ज्यादा। वुंड पे चिपकेगी तो वापस जो भी ग्रेनुलेशन बना है उसको उखाड़ लेगी, इसलिए ये जेल और वाटर फॉर्मिंग बेस्ड होती है, जिससे वुंड पे चिपकेगी नहीं, इजीली निकाल सकते हैं विदाउट, जब भी ड्रेसिंग हटाएंगे ग्रेनुलेशन टिश्यू और स्किन को पील ऑफ नहीं करेगी। दूसरा फोम ड्रेसिंग है, ये भी डीप कोई वुंड हो या सुपरफिशियल हो जिसमें एक्सुडेट्स ज्यादा आ रहा हो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए है, क्योंकि ये फोम बेस्ड है, फोम बेस्ड ड्रेसिंग है। एब्रेजन कैसी चोट है, कैसा वुंड है? एब्रेजन क्या होता है? एब्रेजन का मतलब, एब्रेजन कैसा वुंड है? हाँ, छिल जाना, खरोच लग जाना, जैसे बाइक से गिरे यूं घसीटते हुए गए तो जो छिल गए ना ऊपर सुपरफिशियली, वही एब्रेजन कहलाता है। वही क्या कहलाता है? एब्रेजन कहलाता है। लिख लिया? अरे लिखा क्या? नहीं लिखा? नहीं बोला कोई? अब बांधेंगे ड्रेसिंग, उसको हो गई, उसके बाद बैंडेज बांधेंगे उसके ऊपर। ड्रेसिंग में अगर कैनुला के शेप की भी ड्रेसिंग आती है, कैन फिक्स नाम से, क्या बोल सकते हैं उसको? कैन फिक्स, या ड्रेसिंग फॉर पेरिफेरल लाइन और ड्रेसिंग फॉर इंट्राविनस लाइन। तो कैसी होगी वो? ट्रांसपेरेंट होगी। और जैसे कैनुला अगर वेन में जा रहा है तो आगे का पार्ट में एक कट होगा, तो ताकि वो वहां तक कैप तक फिक्स हो जाए, तो वो कट वाली क्या है? वो कैनुला वाली ड्रेसिंग है। ऐसे ही ड्रेसिंग सेंटर लाइन के लिए आती है, वैसी ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग सेंटर लाइन के लिए भी आती है, तो वो भी फोटो में तुम पहचान ही लोगे, क्योंकि सेंटर लाइन में ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग है, उसमें भी कैनुला जैसा एक जगह कट है, ताकि वो लाइन के नीचे एकदम फिक्स हो जाए। और चेंज कब करनी हो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो जब भी तुमको लगा कि वहां लीक है, अंदर ब्लड दिख रहा है, तो बदल देनी है। अदरवाइज उसका कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल नहीं है, कंपनी बहुत लंबा लिखती है उस पर, 14 दिन, किसी पे 28 डेज ऐसे है। जब भी लगेगा लीकेज है, ब्लड से है, गंदी हो गई है, बदल देने का है भाई। क्या? फोटो अभी नहीं है? फोटो अभी लाया नहीं मैं। फोटो कैन का फोटो कुछ नहीं यार, ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग है जिसमें बीच में एक होल होगा, ट्रांसपेरेंट पैड जिसमें बीच में एक होल होगा, बस वो वाला कल दिखा देंगे। चलो, तुम्हें नहीं समझ में आया तो दिखाई देंगे। बैंडेज क्या है? ड्रेसिंग को होल्ड करने के लिए कुछ ना कुछ तो लपेटेंगे, या फिर किसी बॉडी पार्ट्स को अलाइनमेंट में रखने के लिए रखेंगे। ये क्या कहलाएगी? बैंडेज कहेगी। So material used to hold dressing in place, secure, splint and to support and protect your body parts. वो क्या कहलाएगा? बैंडेज कहलाएगा। तरह तरह की बैंडेज होगी अकॉर्डिंग टू बॉडी पार्ट्स और साइज एंड शेप। जहां बॉडी पार्ट्स में लगानी हो उसके साइज एंड शेप के अनुसार डिफरेंट टाइप ऑफ बैंडेजिंग है, वो आपको दिखा देंगे फोटो के साथ। बस कैनुला वाली और सेंट्रल लाइन की फोटो दिखानी है, वो कल दिखाएंगे, ठीक है? मेरे को याद तो आई थी डालनी है, पर मैं डाल नहीं पाया। ले ही आऊंगा हॉस्पिटल से कल, वो ड्रेसिंग ले ही आऊंगा, वो ठीक रहेगा। पर परसों वापस ले जाऊंगा, चोरी नहीं करना है। हम्म? नहीं, वापस तो देनी पड़ेगी ना भाई। एक एक चीज की एंट्री होती है, पेशेंट के नाम पे कंजप्शन करना पड़ता है ऑनलाइन। नहीं, मैं तो मंगाता हूँ कंजप्शन, तो जो सामान यूज करता है एनो एसएनओ वो करता है। मैं तो ओनली मेरे नाम से सामान आता है, पर जो आया है वो मरीज के नाम पे भी तो इश्यू होना चाहिए ना। नहीं तो मेरे से कोई पूछेगा इतना आया कहाँ गया, तो कहाँ गया? कहीं नहीं गया ना, मरीज के लगाना है तो लगाएगा कौन? जो लगा रहा है वही लिखेगा। तो वो ऑनलाइन होता है सब, ऐसा ऑफलाइन नहीं है, कंप्यूटर में एंट्री करना होता है, सॉफ्टवेयर में सब। कोई नहीं, जब आओगे तब एंट्री करोगे तुम भी। आप टाइप्स ऑफ बैंडेज देखें। रोलर गोज सबसे कॉमन टाइप की बैंडेज, सबने देखी ये पट्टी, देखिए है? हाँ, रोलर गोज बोल सकते हो इसको। वैरायटी ऑफ विड्थ हो सकती है, 1 2 3 इंच में हो सकती है। होल्ड द ड्रेसिंग इन द प्लेस एंड ऑलमोस्ट एनी बॉडी पार्ट्स, कहीं भी बॉडी पार्ट्स में ड्रेसिंग को होल्ड करना हो, बॉडी पार्ट में स्प्लिंट लगाना हो, स्टेबलाइज करना हो, इस पट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो नीचे दिख रही है आपको इलास्टिक वाली है, कैसी है? इलास्टिक वाली है, स्ट्रेचेबल है, इजी टू अप्लाई, रेडिली कन्फर्म एंड मोल्ड टू द इंजर्ड पार्ट। इलास्टिसिटी का यही फायदा है कि खींच के बॉडी पार्ट्स के अनुसार, उसके शेप के अनुसार मोल्ड किया जा सकता है, शेप दिया जा सकता है, उसके शेप के आधार पर बांधा जा सकता है, तो ये इलास्टिक है। फिर आता है ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर का फोटो दिखाएंगे। ट्रायंगुलर रेडीमेड भी आती है, बैंडेज की बना सकते हो, कपड़े की भी बना सकते हो, आर्म स्लिंग जो पहनते हैं, ट्रायंगुलर शेप वाला बैंडेज का या कपड़े का, यूज्ड ऑन, हाँ, हेड पे भी कर सकते हैं, स्केल पे भी कर सकते हैं, स्लिंग का भी यूज में की जा सकती है, और लार्ज बॉडी पार्ट को कवर करने में भी ट्रायंगुलर शेप की ड्रेसिंग लगाई जा सकती है, लाइक हैंड फुट और शोल्डर। हैंड फुट और शोल्डर में भी ट्रायंगुलर शेप की ड्रेसिंग लगाई जा सकती है। फोटो दिखाएंगे, फोटो अगली स्लाइड में है, तब तक धैर्य धारण कर सकते हो। क्या पता तुम्हारे आइडिया कुलबुल करने लग जाए, ट्रायंगुलर दिखती कैसी है, ट्रायंगुलर दिखती कैसी है? हम्म, ट्रायंगल जैसी। कैसी दिखती है? ट्रायंगल जैसी। अब ये मत पूछना कि ट्रायंगल कैसा होता है, जिसके 3 एंगल हो वो ट्राई एंगल है। हम्म? हम्म?
हाँ हाँ हाँ। समोसा दिमाग में चढ़ा हुआ है तुम्हारे। अब गर्मी आ गई, कौन खाता समोसा इतनी गर्मी में? आइसक्रीम जहरीली होती है, अखबार न्यूज में आई थी, आइसक्रीम खाने से, जहरीली आइसक्रीम खाने से हुई 5 बच्चों की मौत, ऐसी न्यूज आई थी। हो गया। हाँ। नहीं, आइसक्रीम अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मिलावटी आइसक्रीम आती है आजकल, डुप्लीकेट, गंदा पानी का इस्तेमाल होता है, अनहाइजीनिक तरीके से बनाई जाती है, और उसमें ऐसे ऐसे एडिटिव और कलर मिलाए जाते हैं जो खाने लायक नहीं है, इसलिए जो खाते हैं वो छोड़ दें। हाँ, नींबू पानी सबसे शुद्ध है जिसमें कोई मिलावट नहीं है, और शरीर के लिए बहुत अच्छा रहता है इस गर्मी में। सबसे हेल्दी ड्रिंक नींबू पानी है, खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए। और तुमको पता है नींबू में विटामिन सी होता है, उससे चमड़ी चमकती है। थोड़ा चमक जाएगा, आइसक्रीम से मुरझा जाएगा। नींबू को पहले नींबू पानी बना लो, फिर थोड़ा सा रस जो तुम निकाल नहीं पाए उसको यहाँ लगा भी सकते हो, लगा भी सकते हो, जिससे चमक आ जाएगी। तो कई फायदे हैं नींबू के। हमारे पास तो वक्त नहीं है, वरना लगा लें हम। अब रात में ना नींबू पानी बनता है ना मिलाया जाता है, टाइम नहीं है ना। सुबह 7 बजे निकल जाते हैं, फिर अब रात को पहुंचेंगे, अब नींबू पानी कौन पिलाएगा? कोई नहीं बनाएगा। तो वो नींबू नहीं है ना। लगाएंगे किसी दिन, जब मौका मिल जाए तो लगा लेंगे। कोई बुराई नहीं है नींबू लगाने में भाई। छोड़ो, अभी चेहरे की चमक बाद में आ जाएगी, अभी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, चमक वमक बाद में देखेंगे। पार्लर चले जाना, वो घिस के चमका डालेगी, है ना। हाँ, 500 700 1000 रुपए तो लेगी, पर वो, और अगर उससे भी नहीं चमके तो पेंट लगा देगी ऊपर, जिसका नाम होता है फाउंडेशन। हालात जज्बात सब बदल देगी एकदम से, है। ये है ट्रायंगुलर शेप, जिसको आर्म स्लिंग बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? आर्म स्लिंग बोल सकते हो। लिख पाए थे पहले वाला? हाँ, देख पा रहे हो स्लिंग को तुम? ऐसा फोटो आ जाएगा, क्या है? आर्म स्लिंग है ये, आर्म स्लिंग और ट्रायंगुलर बैंडेज बोल सकते हो, आर्म स्लिंग और ट्रायंगुलर बैंडेज कह सकते हैं। फोटो तो बनाओगे नहीं, क्या करोगे? आप देखो, और अदर टाइप की ड्रेसिंग में देखो, सर्कुलर बैंडेज, सर्कुलर टर्न होंगे उसमें। सर्कुलर बैंडेज में आर्म और लेग और फिंगर और टोज में यूज की जा सकती है। फिर आता है स्पाइरल बैंडेज, देख पा रहे हो फोरआर्म पे स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब है एज कवर करता जाएगा, आगे से आगे उसका एज कवर करता जाएगा, स्पाइरल की तरह बन जाएगा, ये स्पाइरल बैंडेज है। ये फोरआर्म, थाई और काफ में यूज की जा सकती है। इसके बाद आप ये शोल्डर स्पाइक का आगे फोटो दिखाऊंगा। शोल्डर स्पाइक का फिगर ऑफ 8 है, फिगर ऑफ 8 वाली है बैंडेज। फिगर ऑफ 8 को शोल्डर स्पाइक का भी में भी यूज किया जा सकता है, और अदर पार्ट्स में भी। स्टंप को एम्पुटेशन के बाद स्टंप को रैप करने में फिगर ऑफ 8 का बैंडेज का इस्तेमाल करते हैं। किसका करेंगे? फिगर ऑफ 8। जब भी किसी बॉडी पार्ट का एम्पुटेटेड हुआ है, उसकी जब इमीडिएट ड्रेसिंग करेंगे तो फिगर ऑफ 8 में करेंगे। किसमें करेंगे? फिगर ऑफ 8 में। हम्म। अरे रुके हुए हैं भाई, हम कहीं नहीं जा रहे। क्या हुआ, बैंडेज अच्छी लगी? कैसे मुस्कुरा रहे हो सब? हैं? कौन सी स्पाइरल अच्छी है? शोल्डर स्पाइक आई नहीं अभी, कहाँ है? आगे आएगी फोटो में। वो शोल्डर स्पाइक हमें फिगर ऑफ 8 में ही बांधते हैं। बांधने का तरीका फिगर ऑफ 8 है, और उस ड्रेसिंग का नाम शोल्डर स्पाइक का भी बोल सकते हो, और उसको बांधते कैसे? फिगर ऑफ 8 में बांधेंगे। तुम दोनों का अलग ही चल रहा है यार कुछ, क्या मामला है? तुमको अलग अलग करना पड़ेगा मुझे। करते हैं, उधर भेजना है, उधर तुम्हारे उधर कोयलों के बीच। कई सालों बाद मिली आवाज तुम दोनों, बेटा। है तो साथ ही रहते हो, तो अलग अलग रहते हो, क्लास में ही साथ बैठते हो सिर्फ, तभी मामला ऐसा है। ठीक है, हो गया लिखे? ये शोल्डर स्पाइक का है, लिख लिया था? नो, लो जी, जल्दी लिखो थोड़ा। हाँ, ऐसे ठीक है। तुम बीच में बैठ लो भाई, इधर आके आ जा। पूरी दुनिया को फोन आज ही करना है। जल्दी लिखो भाई। सर्कुलर बैंडेज आपको देख पा रहे हो, जैसे आर्म्स और लेग, फिंगर टोज में यूज की जाएगी, सर्कुलर मोशन में बांधे हैं, स्पाइरल वाली स्पाइरल स्टाइल में है, और शोल्डर स्पाइकर जिसको फिगर ऑफ 8 में बांधते हैं। और ये कहाँ कहाँ यूज किया जा सकती है? फिगर ऑफ 8 एम्पुटेटेड स्टम्प में भी यूज की जा सकती है, और शोल्डर स्पाइकर में भी यूज किया जा सकती है। ये रही शोल्डर स्पाइका। ऐसा फोटो दे तो पहचान लेना है ये कौन सी टाइप की बैंडेज है। ये शोल्डर स्पाइका फिगर ऑफ 8 स्टाइल में बैंडेज बांधी हुई है, शोल्डर स्पाइका और फिगर ऑफ 8। कैसे पहचानोगे? पहचान लोगे? सोचो। अब देखो, टी बाइंडर रेक्टल वेजाइनल हिस्टेक्टोमी सर्जरी के बाद लगाई जा सकती है। टी बाइंडर, और ऑर्किडेक्टोमी के बाद भी लगाई जा सकती है, ऑर्किडोपेक्सी की सर्जरी के बाद भी लगाई जा सकती है। किसकी सर्जरी है? ऑलरेडी ऑर्किडोपेक्सी। वेरी गुड। ऑर्किडोपेक्सी किसका सर्जरी है? सुना है ऑर्किडोपेक्सी, तो फिर बता कर नहीं रहे हो। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म क्या होता है? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, सारे छोटे बच्चों में अनडिसेंडेड टेस्टिस का होना क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कहलाता है। या तो ऑटोमेटिक 2 to 3 ईयर तक डिसेंड हो जाता है, नहीं होता तो सर्जरी करानी पड़ती है। उसी सर्जरी का नाम ऑर्किडोपेक्सी है। स्क्रोटल सपोर्ट के लिए यूज की जाती है। टी बाइंडर का यूज देख लेना आप, ये है टी बाइंडर, देख पा रहे हो टी बनी हुई टी बाइंडर। ये शोल्डर और स्पाइका है, स्पाइका शोल्डर में भी लग सकता है, लेग में भी लग सकता है, फोटो में तुमने देखा था। ये जो सर पे कफन बांध के निकला, ये कैप्लिन बैंडेज है।
ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, हेड की ड्रेसिंग, पेशेंट या पर्सन फॉल फ्रॉम बाइक एंड हैविंग इंजरी ऑन हिज फोरहेड, व्हिच टाइप ऑफ ड्रेसिंग इज अप्लाइड? तो आपको याद रखना है कैप्लिन कैप कहां पहनते हो? कैप ये बहुत मुश्किल से बनती थी, हम बांधते थे कई बार, जो इधर से बांधो तो एक निकल जाता है। स्टेप्स बताए हुए दिख रहे हैं आपको, पहले एक सर्कुलर ले लिया, फिर यूं लिया, फिर उसको प्रेस करके रखना, फिर यूं लाते रहना है, तब जाके पूरा ऐसा कैप बनेगा। और अच्छे से टेप से फिक्स करना है, वरना खिसक जाएगी, ऊपर चली जाएगी, टोपी उड़ जाएगी हवा में। हम्म तो कैप्लिन बैंडेज हेड ड्रेसिंग के लिए यूज की जाती है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसका ख्याल रखें। टी बाइंडर या टी बैंडेज का भी याद रखना है, टी बैंडेज और टी बाइंडर पे भी क्वेश्चन आता है, आ सकता है, तो याद रख लेगा। अब चले आगे। हो गया था? हो गया था कि नहीं? नहीं बोलोगे चलता रहूंगा, मेरा क्या है। बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग बैंडेज का साइज क्या क्या हो सकता है? अगर फिंगर पे लगानी है तो कितने इंच की बैंडेज चाहिए? तो 1 इंच की चाहिए। हेड और आर्म पे तो 2.5 इंच की चाहिए, 2 से 2.5 इंच हो सकती है। लेग पे 3 से 3.5 इंच हो सकती है, और ट्रंक पे 4 to 6 इंच हो सकती है। तो ये जरूरी नहीं है ऐसा ही बांधे, बट ये एक रफ आइडियाज है। अगर कोई आपसे पूछ ले उंगली पे चोट लगी है, कितने इंच की बैंडेज से ड्रेसिंग करोगे, तो याद रखना है 1 इंच है। वैसे लेग पे, थाइज पे, सब पे भी 6 इंच वाली ही ड्रेसिंग करते हैं। जो करते हैं वो अलग है, किताबों में अलग है। 6 क्या कोई सी इंच वाली हो मिल जाए, उसी से बांधेंगे, है ना। कोई इंच विंच नहीं है, उसको काट लेंगे, छोटा कर लेंगे, फोल्ड कर लेंगे, एडजस्ट हो सकता है। तो टी बाइंडर, टी बैंडेज स्क्रोटल सपोर्ट के लिए यूज किया जा सकता है, और कोई भी स्क्रोटल एरिया की सर्जरी हो उसके बाद कर सकते हैं। इनग्वाइनल हर्निया केस में भी टी बाइंडर का यूज किया जाता है। इसके अलावा कैप्लिन आपको याद रखना है, खोपड़ी की है। कैप्लिन किसकी है? कैप हेड की है, कैप हेड की है। हो गया? 4 बैंडेज के नाम ही तो लिखने साइज के, ज्यादा लिख रहे हो क्या? हो गया? शाबाश। अब बताओ, when wrapping a bandage you should always work proximal to distal, distal to proximal, lateral to medial और medial to lateral। अब बताओ, सोच समझ के आंसर दो, जैसे मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है कि अगर आपको इस हाथ की बैंडेज करने का बोले, तो आप किधर से लपेटना शुरू करोगे बैंडेज को, डिस्टल से कि प्रोक्सिमल से? काहे करेंगे ऐसा? ऐसा काहे करेंगे? हाँ, वीनस रिटर्न कराना है ना, वीनस रिटर्न कराना है ना भाई। अगर तुमने इधर से बांधे लाए तो स्वेलिंग आ जाएगी ना, यहाँ इधर से बांधते हुए यूं लाए तो डिस्टल पार्ट में स्वेलिंग आ जाएगी। अगर डिस्टल से करोगे तो जो एक्स्ट्रा है वो रिटर्न में हो जाएगा ब्लड। तो स्वेलिंग को और एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए हमेशा कैसे करना है? डिस्टल टू प्रोक्सिमल करना है। तो ये पॉइंट जरूर लिख लो, इतना बड़ा पॉइंट है, तुम्हारी मर्जी हो जैसे लिख लो, समझने की बात है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। व्हेन wrapping a bandage it is important to work from distal to proximal। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि दिस मींस स्टार्टिंग एट द फर्देस्ट पॉइंट फ्रॉम द बॉडी मूविंग टुवर्ड्स द बॉडी, दूर वाले हिस्से से शुरू करना है। दिस टेक्निक हेल्प टू प्रमोट वीनस रिटर्न। सिंपल क्वेश्चन लिख लो, डिस्टल टू प्रोक्सिमल लिख लो, और ऐसा करेंगे क्यों? टू प्रमोट वीनस रिटर्न, टू प्रमोट वीनस रिटर्न, ये याद रखना है, टू प्रमोट वीनस रिटर्न। क्या हुआ भैया, कहां जा रहे हो? क्या हुआ? क्या करना है? क्या बेटा? टॉर्चर करना है? अच्छा कुछ खिलाओगे क्या? अच्छा कल के लिए ठीक, करो करो, काउंट करो। स्वेलिंग और एडिमा को प्रिवेंट करना है, वीनस रिटर्न बढ़ाना है। इसके लिए हमेशा बैंडेज जब भी अप्लाई करेंगे डिस्टल टू प्रॉक्सिमल करेंगे, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल करेंगे, इतनी बात याद रखना है। और कौन सी कंडीशन में हम बैंडेज कर रहे हैं तब ये प्रिंसिपल फॉलो करना है। तो स्प्रेन हो सकता है, स्टेन हो सकता है, या कोई पार्ट में एडिमा है, तो ये वाली टेक्निक्स और प्रिंसिपल फॉलो करते हुए बैंडेजिंग करनी है। तो तुमको कहाँ क्या लिखना है, क्या लिखोगे व्हाइल अप्लाइंग द बैंडेज? ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम डिस्टल टू प्रॉक्सिमल, ऑलवेज बैंडेज फ्रॉम डिस्टल पार्ट टू प्रॉक्सिमल पार्ट, बिकॉज क्यों करना है? टू प्रमोट। हाँ, तो वीनस रिटर्न को कर देना है वापस, जिससे क्या होगा? एडिमा और स्वेलिंग नहीं होगी, एडिमा और स्वेलिंग नहीं होगी, इतना ही लिखना है। नहीं हुआ नहीं है, अभी कई लोग संघर्ष कर रहे हैं कि कहां से लिखूं। जिसको नहीं समझ में आ रहा कहां से लिखूं, वो पूरा का पूरा टीप सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है उसमें, है ना। ज्यादा लिखे हुए में नुकसान नहीं है, कम में गड़बड़ हो जाएगा सब। इधर उधर मत देख, भूल जाएगा गिनती। नहीं भूलेगा भाई। हो गया है? तो देखा, मैंने कहा ना डिसाइड नहीं कर पाए तुम। लिखो लिखो, आराम से लिखो, सिंपल सी बात याद रख लो कि जब भी बैंडेज करनी है, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल अप्लाई करनी है, क्यों करनी है? वेनस रिटर्न कराना है, जिससे स्वेलिंग और एडिमा नहीं होगा, इतनी बात याद रखनी है। और स्ट्रेन में, स्ट्रेन में, एडिमा में, स्ट्रेन और स्ट्रेन क्या होता है भाई? हम्म, हम्म, ठीक है, अब मैं आगे चलूंगा, चलो आगे। हो गया था? अरे यार तुम परेशान कर रहे हो मुझे। हाँ लिखो लिखो, जल्दी निकलो, बात ना करो, मुंह से नहीं लिख रहे बेटा। बालिके, मुंह से लिखने की आदत कईयों की बहुत गंदी आदत,
बैड हैबिट्स। और कुछ लोग इतने गंभीर मुद्रा में क्यों बैठे हुए, देखो इतने गंभीर हूँ, तो क्या हुआ, इतने सीरियस काहे हो रहे हो, गंभीर सिंह बने हुए हो क्या? हम्म, थके हो? अब हो गया है। अब बताओ स्ट्रेन और स्ट्रेन जिसको नहीं पता है आराम से पता कर सकते हो यहाँ से, क्या है स्ट्रेन और क्या है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या है भाई, ए जॉइंट स्ट्रेन इज ओवर स्ट्रेचिंग और टीयरिंग ऑफ लिगामेंट्स। तो जहां भी स्ट्रेन है वहां किसका टीयर है, लिगामेंट का है। वही स्ट्रेन, स्ट्रेन में क्या है, मसल और टेंडन का है, मसल और टेंडन का है। याद रखना है एस टी आ रहा है उसमें, स्ट्रेन में क्या आ रहा है, एस टी, टी फॉर टेंडन, कैसे याद रख सकते हो, स्ट्रेन में लिगामेंट है। इसके अलावा लिगामेंट का किसके बीच होते हैं लिगामेंट, लिगामेंट्स आर द बेंड टिश्यू दैट कनेक्ट टू बोन्स टुगेदर। दो बोन किसके थ्रू जुड़ी रहती है आपस में, लिगामेंट के थ्रू। ये बहुत बेसिक चीज ही है। द मोस्ट कॉमन लोकेशन फॉर स्प्रेन इज, क्वेश्चन बन सकता है देखो कहां सबसे ज्यादा स्प्रेन कहां हो सकता है, एंकल जॉइंट में, क्योंकि यही पैर मुड़ सकता है, इसलिए हील वाले चप्पल ना पहने। वो टक टक घोड़े जैसी आवाज जरूरी नहीं है, हील वाले चप्पल ना पहने। और ये मेनली स्पोर्ट्स में हो सकता है, पैर मुड़ सकता है, भाग रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो और कोई फुटबॉल खेल रहे हो, उस टाइम पे हो सकता है। और टेंडन किसको कनेक्ट करते हैं, बोन से मसल्स को कनेक्ट करते हैं, ये भी याद रखना है। पहले ये क्वेश्चन आया करता था, ये अभी भी आ सकता है। तो आएगा तो ये फोटो दिखाया हुआ है, मैं सबूत पेश कर दूंगा। हम्म। और स्ट्रेन सबसे कॉमन किसमें होता है, कौन सी मसल्स में होगा, स्ट्रेन सबसे कॉमन कहां जाता है, हैमस्ट्रिंग मसल में हो सकता है या लोअर बैक में हो सकता है। हैमस्ट्रिंग मसल कहां होती है? याद हो तुमको, तो क्रिकेट देखते हो तो सचिन तेंदुलकर को हैमस्ट्रिंग इंजरी बहुत होती थी, कहां होती है, थाइस, थाइस। इसके अलावा कॉमनली अकर्स ड्यूरिंग इंजरी कहां पे होगी, ये हैवी वेट लिफ्टिंग में हो सकती है या मसल्स को ओवर स्ट्रेच करने से हो सकती है, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स को करने से हो सकती है। तो स्प्रेन और स्ट्रेन दोनों याद रखना है। स्प्रेन किसका टीयर है, लिगामेंट का है। वहीं आपका स्ट्रेन जो है वो टेंडन और मसल्स का है, टेंडन और मसल्स का है। लिगामेंट बोन से बोन को कनेक्ट करते हैं और जो टेंडन होते हैं वो मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं, ये बात याद रखने की है। और स्प्रेन वाली कॉमन साइड एंकल जॉइंट है, कौन सी है, एंकल जॉइंट। और अब एंकल कहां होता है, घुटने में। एंकल कहां होता है, घुटने में। और घुटना कहां है, नी में। और नी में क्या है, दिमाग। तो कुल मिला के इन सारी बातों का कंक्लूजन और सारांश समझ ये निकलता है कि दिमाग घुटने में है। स्ट्रेन में टी आता है, टी फॉर टेंडन, टेंडन बोन को मसल से जोड़ता है। तो टेंडन और मसल्स की इंजरी स्ट्रेन है, और स्प्रेन वाली लिगामेंट इंजरी, और लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है। इतनी सी सिंपल सी बात है। हम तो जब पढ़े थे तो हमने तो ऐसे याद किया, मैंने तो बीबीएल, और ये कौन है, ये बीएमटी, ये कौन है, बीएमटी, और ये बीबीएल है। बोन से बोन को लिगामेंट जोड़ता है, बोन से मसल्स को टेंडन जोड़ता है। कौन जोड़ता है, टेंडन। तो बाकी तुम्हारी मर्जी हो, जैसे करना हो करो। तुमको कैसे याद करने का है, अच्छा ऐसे ही करोगे क्या, सही हो। बहुत जोर से हंस रहे हैं कुछ लोग, क्या चक्कर भाई, यूफोरिया, यूफोरिया क्या होता है, यूफोरिया, यूफोरिया क्या होता है बेटा, नहीं बची है क्या, नहीं थोड़ी है, पुरानी है, फिर तो यूफोरिया बताना पड़ेगा ना। क्या होता है यूफोरिया, हाँ, अरे फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड, खुश खुश रह रहा है और मुस्कुरा भी रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, यूफोरिया, इलेशन, एक्साइटेशन और इक्टेसी। ऐसे हैप्पी मूड के चार फेजेज होते हैं जो मैनिया में देखने को मिलता है। बहुत अच्छा हैंड राइटिंग लिखता है बेटा, नहीं मस्त है। तुमसे हैंड राइटिंग की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी मुझे। हो गया भाई, नहीं। अब आगे देखेंगे रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट क्या होता है, रिस्ट्रेंट या तो फिजिकल हो सकता है या फिर केमिकल हो सकता है। या तो बांध के पटक देंगे, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को इमोबिलाइज करना है, बांध के रख देना है, वो फिजिकल है। केमिकल वाला कैसा होगा, केमिकल रिस्ट्रेंट का मतलब है सुला देंगे, डायजिपाम लोराजिपाम देके सुला देंगे, अपने आप रिस्ट्रेंट हो गया, कुछ हिल डुल नहीं पाएगा। जब सो गया तो क्या हिलेगा, मैनिया वाला पेशेंट, एग्रेसिव वायलेंट पेशेंट, इरिटेबल पेशेंट को क्या सुलाते हैं, केमिकल रिस्ट्रेंट से सुलाया जा सकता है। हो गया, आप चले आगे, इतना क्या लिख रहे हो, अब रिसर्च कर लिया तुमने इस पे पूरा। रिस्ट्रेंट क्या होता है भाई, रिस्ट्रेंट, ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर मस्ट गिव एन ऑर्डर फॉर रिस्ट्रेंट। यहाँ ये रिस्ट्रेंट चाहे किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक हो, चाहे मेंटली इल पेशेंट को रिस्ट्रेंट कर रहे हो या अदर पेशेंट को रिस्ट्रेंट कर रहे हो, हमेशा डॉक्टर से ऑर्डर चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन के बिना और विदाउट नीड ऑफ रिस्ट्रेंट कभी भी अप्लाई नहीं करना है, विदाउट कंसेंट रिस्ट्रेंट का अप्लाई नहीं करना है। पेशेंट नहीं दे रहा है कंसेंट, अटेंडर देगा, रिलेटिव देगा उसका, और कोई नहीं है रिलेटिव अटेंडर तो डॉक्टर देगा जो प्रिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। पीआरएन रिस्ट्रेंट ऑर्डर आर नॉट एक्सेप्टेबल। पीआरएन क्या होता है, प्रेरी नाटा,
PRN क्या है? प्री नाटा, जिसका मतलब क्या है? एज नीडेड है बेटा, एट टाइम तो स्टेट है। हुँ? ये अलग अलग पॉलिसीज होती है, इंस्टीट्यूट पॉलिसीज अलग है और अलग कंट्री वाइज भी वेरी करती है। हर इंस्टीट्यूट में रिस्टेंट की अलग पॉलिसी है। प्राइवेट वाले तुरंत मरीज थोड़ा पे हाथ पैर हिला देता, फट से बांध के पटक देते हैं, क्योंकि स्टाफ तो इतना होता नहीं है कि जो ध्यान रखे, नहीं तो वो ट्यूब खींच देगा सारी बात। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी बांध के पटक देते हैं, बट एम्स जैसे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करने वाले नहीं बांधते हैं ऐसे कि स्टाफ को सोना है, रात में रील देखना है, खाना खाने जाना है, पेशेंट को बांध के चला जाता हूं वरना ये ट्यूब निकाल सकता है। ऐसा नहीं कर सकते आप, ऐसा नहीं कर पाओगे एम्स में, है ना? कंसेंट जरूरी है। रिस्ट्रेंट विदाउट कंसेंट या जबरदस्ती लगाना कौन सा जुर्म हो गया भाई? कौन सा जुर्म है? कौन सा जुर्म है? अप्लाइंग रिस्ट्रेंट विदाउट नीड और विदाउट कंसेंट और विदाउट प्रेस्क्रिप्शन बाय ऑफ ए डॉक्टर क्या कहलाएगा? अरे तुमको पढ़े हैं ना टॉट में, कौन सा टॉट है ये? अरे इंटेंशनल तो ठीक है, लगेगा क्या? असोल्ट। अरे फॉल्स इंप्रिजनमेंट हुआ ना, फॉल्स इंप्रिजनमेंट हुआ ना भाई, बांध के पटक दिया। हम्म, रिवीजन कल टेस्ट में होगा अब। आप देखो रिस्ट्रेंट, अभी नहीं हुआ बेटा, अभी टाइम पड़ा है 9 मिनट बाकी फिक्स। दो नहीं, 9 मिनट्स। रिस्ट्रेंट पूरे कर देते हैं ना? नहीं नहीं, अभी थैंक यू नहीं हुआ है, अभी टाइम है यार, देखो। चलो कुछ नहीं है, टॉट पे क्वेश्चन आएगा कल, याद रखना है कि रोड साइड कोई इंसान एक्सीडेंट में पड़ा हुआ है, गुड फेथ में आप उसकी हेल्प कर रहे हो, तो आप पे कोई लीगल एक्शन नहीं होगी, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, आपसे पुलिस की इंक्वायरी नहीं होगी। कौन सा लॉ है ये? गुड स्मार्टर लॉ कहलाता है। इसके अलावा नेग्लिजेंस इज, क्या है नेग्लिजेंस? आपकी जगह कोई और होता तो वो ऐसा नहीं करता। पेशेंट की साइड रेल ऊपर नहीं करी, पेशेंट धड़ाम से गिर गया, हाइपरटेंसिव पेशेंट, बीपी नहीं लिया, स्ट्रोक हो गया। माल प्रैक्टिस इज एन टाइप ऑफ प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, मेनली मेडिकेशन एरर, पर हमेशा नर्सेज पे नेग्लिजेंस का चार्ज ही लगता है। ये बात ख्याल रखना है कि हमेशा नर्सेज पे नेग्लिजेंस का चार्ज ही लगता है। माल प्रैक्टिस का लॉ अपने ऊपर अप्लाइड नहीं है ज्यादा, क्यों? क्योंकि हम इंडिपेंडेंट कोई प्रोसीजर कर नहीं रहे हैं, इसलिए हमारे पे ओनली नेग्लिजेंस का ही लॉ लगता है। तो मैक्सिमम जो ये क्वेश्चन माल प्रैक्टिस और नेग्लिजेंस के होते हैं, उनका आंसर नेग्लिजेंस ही होगा कि ये नर्स ऐसा किया, ऐसा क्वेश्चन में है, मतलब 99% आंसर नेग्लिजेंस होगा। बस ध्यान रखना है, मेडिकल एरर, मेडिकेशन एरर और प्रोसीजर एरर जिसमें सब स्टैंडर्ड केयर दे रहे हो, स्टैंडर्ड फॉलो प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं हो रहा है, जैसे तुमको पता है ड्रेसिंग स्टाइल तरीके से करनी है, अनस्टाइल करोगे तो इन्फेक्शन होगा, तो वो माल प्रैक्टिस है। मेडिकेशन एरर जिसमें आपको पता है प्रिंसिपल फॉलो करना है, राइट पेशेंट राइट रूट राइट डोज है, तो अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हो, चेक नहीं कर रहे हो किसका इंजेक्शन किसको ठूस रहे हो, गलत है, वो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे हो, वो माल प्रैक्टिस है। इसके अलावा फॉल्स इंप्रिजनमेंट का मतलब ये जबरदस्ती पेशेंट को हॉस्पिटल में रोकना, रिस्ट्रेंट का अप्लाई कर देना, ये क्या है? फॉल्स इंप्रिजनमेंट है। इसके अलावा इंटेंशनल और अनइंटेंशनल तुमको पता है। अनइंटेंशनल में क्या आता है? नेग्लिजेंस, माल प्रैक्टिस एंड ब्रीच ऑफ ड्यूटीज। ब्रीच ऑफ ड्यूटीज का मतलब जो आपको ड्यूटीज दी गई है वो आप कर नहीं पाए, जिम्मेदारी निभा नहीं पाए, और वो इसी में आता है। माल ब्रीच ऑफ ड्यूटीज की वजह से नेग्लिजेंस या माल प्रैक्टिस होगा, नेग्लिजेंस या माल प्रैक्टिस होगा। इंटेंशनल में आपने बैटरी कर दिया, बैटरी यानी टचिंग विदाउट कंसेंट, टचिंग विदाउट कंसेंट, फॉल्स इंप्रिजनमेंट हो गया, बांध के पटक दिया। असॉल्ट, जान से मार दूंगा अगर यहाँ से हिला तो। धमकी वर्बली हो सकती है, या मेंटली अब्यूज करना हो सकता है, या फिर डिफामेट कर रहे हो किसी को, डिफामेट जिसमें लिखित हो सकता है, रिटर्न, रिटर्न को क्या बोलते हैं? लिबेल। और वर्बली किसी को डिफेम कर रहे हो वो है सिलेंडर, वो क्या है? सिलेंडर। चलो सिलेंडर फुल हुआ, चलते हैं अभी। धन्यवाद सबका, अच्छे से पढ़ के आ जाना कल 8:30 मॉर्निंग।